नमस्कार। हिंदी साहित्य की बात हो और खासकर जब यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही हो, तो एक नाम है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, अरे वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने साहित्य को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए आज उन्हीं के इस कमाल के सफर को समझते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा काम, आप जानते हैं, वो बस एक लाइन में सिमट जाता है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मतलब उनके लिए लिटरेचर कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, कोई शब्दों का खेल नहीं था। नहीं, ये तो इंसानियत को समझने, उसे बेहतर बनाने का एक जरिया था। और यही सोच, यही आइडिया उनकी हर चीज की बुनियाद है। उनकी क्रिटिसिज्म, उनकी हिस्ट्री राइटिंग, उनके नॉवेल, सब कुछ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले द्विवेदी जी को थोड़ा करीब से जानेंगे। फिर देखेंगे कि एक क्रिटिक के तौर पर, एक हिस्टोरियन के तौर पर और एक नॉवेलिस्ट के तौर पर उन्होंने क्या कमाल किया। और आखिर में इस सवाल के जवाब ढूंढेंगे कि उनकी लेगेसी आज भी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को सिर्फ एक राइटर कह देना, ये तो उनकी प्रतिभा के साथ बिल्कुल नाइंसाफी होगी। जैसा मैंने कहा, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। उनका लाइफ स्पैन देखिए, 1907 से 1979 तक का। और इस दौरान उन्होंने साहित्य का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो। जरा सोचिए, 1936 में पहला क्रिटिकल वर्क आ गया। बस 4 साल बाद 1940 में उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग का पूरा नजरिया बदल दिया। और फिर 1946 में उनका पहला जबरदस्त नॉवल भी आ गया। मतलब एक के बाद एक मील के पत्थर। वाकई में क्या जबरदस्त क्रिएटिव जर्नी थी। चलिए अब बात करते हैं द्विवेदी जी के उस अवतार की जिसने हिंदी क्रिटिसिज्म का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक क्रिटिक के तौर पर वो सिर्फ रिव्यू नहीं लिखते थे, अरे नहीं, वो तो बनी बनाई धारणाओं को, एस्टैब्लिश्ड आइडियाज को सीधी टक्कर देते थे। उनके क्रिटिकल वर्क्स की लिस्ट ही देख लीजिए, कितनी लंबी है। उनकी कलम ने साहित्य के कितने अलग अलग डायमेंशंस को टच किया और हर टॉपिक पर एक बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल पर्सपेक्टिव दिया। ये किताबें इन्होंने हिंदी लिटरेचर को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। सूर साहित्य से शुरुआत हुई, ठीक है, लेकिन फिर आई कबीर 1941 में, और इसने तो मानो एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ही ला दिया। आप सोचिए, उस जमाने में कबीर को लोग क्या मानते थे? बस एक संत कवि। लेकिन द्विवेदी जी ने कहा, नहीं, ये एक मुखर समाज सुधारक हैं, एक रेवोल्यूशनरी हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। अच्छा, क्रिटिक के बाद अब आते हैं उनके अगले बड़े कंट्रीब्यूशन पर, एक हिस्टोरियन के तौर पर। और ये एक ऐसा फील्ड है जहां उनका काम आज भी एक बेंचमार्क माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया? देखिए, उस वक्त हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बनाया हुआ फ्रेमवर्क, वो ही बाइबल थी। द्विवेदी जी ने आकर उसी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि लिटरेचर को सिर्फ डेट्स और टाइम पीरियड्स में मत बांटो, इसे एक जीती जागती बहती हुई नदी की तरह देखो, कल्चर और ट्रेडिशन की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम के तौर पर देखो। और उनका ये पूरा हिस्टोरिकल विजन वो इन 3 जबरदस्त किताबों में हमें मिलता है। और हाँ, अगर कोई हिंदी साहित्य का सीरियस स्टूडेंट है तो ये किताबें, ये तो मस्ट रीड है। कौन सी हैं ये 3 किताबें? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इन तीनों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इन्होंने लिटरेचर को सूखी, बोरिंग तारीखों के जाल से बाहर निकाला और उसे एक लिविंग, ब्रीदिंग कल्चरल फ्लो के तौर पर दिखाया। मतलब हिस्ट्री सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये एक ह्यूमन प्रोसेस है। अब चलते हैं उनके सबसे क्रिएटिव, सबसे कलरफुल साइड की तरफ, एक टाइमलेस नॉवेलिस्ट के रूप में। यहाँ आकर द्विवेदी जी ने इतिहास और ह्यूमन इमोशंस को कुछ इस तरह मिलाया कि बस कमाल हो गया। उनका पहला और शायद सबसे फेमस नॉवल बाणभट्ट की आत्मकथा। अब नाम सुनकर लगेगा कि यह 7वीं सदी की कोई हिस्टोरिकल स्टोरी होगी, राजा हर्षवर्धन के जमाने की। और है भी, लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये तो इतिहास की आड़ में लव, ब्यूटी और ह्यूमन वैल्यूज की एक खूबसूरत पड़ताल है। और उनके चारों के चारों हिस्टोरिकल नॉवेल्स लाजवाब हैं। आप देखिए, हर नॉवेल एक अलग टाइम पीरियड में ले जाता है। 7वीं सदी, फिर 12वीं-13वीं सदी, गुप्तकाल, और तो और उपनिषदों के ज़माने तक। लेकिन टाइम पीरियड कोई भी हो, कहानी का फोकस हमेशा इंसान और उसकी जद्दोजहद पर ही रहा।
और हाँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत काम की है, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब आखिर में उनकी राइटिंग स्टाइल और हिंदी साहित्य पर उनकी जो कभी न मिटने वाली छाप है उसे समझते हैं। द्विवेदी जी की भाषा की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या थी? उसके दो अलग अलग रंग। एक तरफ वो इतनी सहज, इतनी आम बोलचाल की भाषा लिखते थे कि बात सीधे दिल में उतर जाए, और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ती थी तो उतनी ही स्कॉलरली, संस्कृत से भरी हुई क्लासिकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते थे। ये बैलेंस सच में कमाल का था। तो की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले, वो ललित निबंध की परंपरा के पायनियर माने जाते हैं। दूसरा, उन्होंने सटायर और ललित निबंध के तार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जोड़े। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने साहित्य को हमेशा एक ह्यूमनिस्ट नज़रिए से देखा, एक ऐसा नज़रिया जहां सेंटर में हमेशा इंसान था। तो इस डिस्कशन को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी न होते तो हिंदी साहित्य कैसा होता? क्या हम कबीर को वैसे ही समझ पाते जैसे आज समझते हैं? क्या हमारे पास साहित्य के इतिहास को देखने का इतना गहरा, इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता? ये सवाल ही अपने आप में उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है।